नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में एक आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 वाला, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को है, उनके लिए साथियों साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे आज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। और वही टॉपिक्स मैंने कवर किया है जहां से रेलवे ने अब तक जो परीक्षा हुआ है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है। टोटल 57 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से वही टॉपिक्स मैंने कवर किया है जहां से अब तक जो परीक्षा हुआ है ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिनका पेपर अभी तक बाकी है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है कि सर मेरा पेपर नहीं हुआ है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन से आपका सीटीवी देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ट्रिक भी बता रखा है कि ओ मीना कल काजल लगाना, ये एक ट्रिक है जिससे आपको वो सारे ग्रीन हाउस गैसों के नाम मिल जाएंगे। जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो सारे उस ट्रिक के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी, और मैं शॉर्ट में आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मीथेन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम एक ऑप्शन और करेंगे यहाँ, ऑप्शन नंबर 5, जिसमें ये लिखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 और 4, और ये 3 और 4 दोनों ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसीलिए आपको बता देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया दोनों ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। बाकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है, आपको बताना था कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये किसकी बनी होती है, ये पूछा जा रहा है। प्लाज्मा झिल्ली यानी जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। और प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे प्लाज्मा कोशिका भित्ति के बारे में पूछा जाता, यानी सेल वाल के बारे में पूछा जाता, तो देखिए सेल वाल जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ना सेल्यूलोज से बना होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है। तो भाई लोहे का क्यूरी ताप अगर सेंटीग्रेड में हम देखें सेल्सियस में तो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी को अगर हम केल्विन में यहाँ आपको दिया हुआ है ना, तो केल्विन में अगर आपको बदलना है तो सिंपली इसमें 273 आप ऐड कर दीजिए। 273 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 1043 आपका मान निकल के आएगा, जो कि केल्विन में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1043 डिग्री केल्विन जो है ये आपका क्या होता है, लोहे का क्यूरी ताप होता है। सेल्सियस में अगर ऑप्शन मिले तो याद रखना 770 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है। तो एक क्षारक जो होता है वो उसका जलीय विलयन क्या करता है साथियों, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यही अगर आपसे अम्ल पूछता अम्ल के बारे में, तो देखिए अम्लीय विलयन क्या करता है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन पूछा है क्षार का, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, चर्चित हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का हाल ही में संबंध किससे था। तो ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा था ये किस लिए फेमस था। तो देखो कोविड-19 से ये संबंधित है, कोरोना के समय ये जो दवा है काफ़ी फेमस थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19। आगे देखिएगा, शक्ति का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो वाट इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपका कम समय लगे और कम समय में आपका क्विक रिवीजन हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है। देखिए पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद की अगर हम बात करें तो पेट्रोल है, चारकोल है, एस्फॉल्ट भी है, कोयला नहीं है। तो कोयला यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है, तो कोयला नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है साथियों, बताना है ये 4 में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस यहाँ आपको दिख रहा है, तो प्राकृतिक गैस जो है यही आपका जीवाश्म ईंधन है। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस।
मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है। खास तौर पे ये जो है किडनी से संबंधित जो पेशेंट होते हैं, किडनी रोग से जो ग्रसित होते हैं उनको ये कराना पड़ता है साथियों डायलिसिस, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है, याद रखना। प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश जो होता है ना, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो फोटोन कहते हैं। फोटोन अगर आप बता रहे हैं ना तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, फोटोन। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग इनमें से कौन सा नहीं है? कौन कौन सा है? तो रोग प्रतिरोध है, वृद्धि वर्धन है, जंतु क्लोनिंग है, मानव क्लोनिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? चलिए, एक में लिखा है जीव कोशिका के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, यह भी सही है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है? ये तो गलत है ना। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति थोड़ी, सेल वाल सभी में थोड़ी, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाया जाता है, तो ये गलत है कि सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत ही चुनना था। देखो, 4 में भी सही लिखा हुआ है कि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यही आंसर होगा। देखिए, कोशिका भित्ति की बात करें तो ये पादप यानी पौधे, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, फंगस और शैवाल जैसी कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन एक रेजिन है, ठीक है। पॉलीथीन जो है एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो भाई, पॉलीथीन एक रेजिन है, ठीक है। पॉलीथीन जो है एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो भाई, प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक इनमें से कौन है? देखिए, करेक्ट आएगा थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन जो है इनको प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक या पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक बिल्कुल समान होते हैं? तो वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है ना, वो समान होता है भाई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र बनाने में, अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाला यंत्र, ठीक है। तो अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अग्निशामक यंत्र बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होते हैं? देखिए, अम्ल का विलयन हो या क्षार का विलयन हो, दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रखिएगा, सुचालक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुचालक होते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बायोडीजल बनाने में जो है रतन जोत का प्रयोग करते हैं साथियों, एक प्रकार का वनस्पति है, याद रखना, प्लांट है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्त होता है ना, उसका पीएच मान होता है 7.4 यानी 7.4 के आसपास होता है। ये थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हम करेक्ट करेंगे, 7.35 to 7.45। अगला, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? करेक्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है आपको। देखिए, लाल दवा जो होता है ना, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो इनमें से कौन सा शारीरिक प्रक्रम है जिससे थ्रोम्बिन का संबंध है? तो करेक्ट आएगा रुधिर जमाव। ये रक्त को जमने में सहायता करता है ना, थ्रोम्बिन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है।
देखिए करेक्ट आएगा CaSO4 विथ हाफ H2O। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट विथ 2H2O। ये जो है आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ये ऑप्शन नंबर सी, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है साथियों, ये जो आपको दिख रहा है समीकरण, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी परमाणु भार होता है यानी द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन की संख्या से घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या आपको दिया हुआ है 238 और इसमें प्रोटॉन यूरेनियम है ना, तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। 92 परमाणु संख्या यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 92 है। और जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग कण हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको जो है जितना परमाणु भार है, ठीक है, उसमें से प्रोटॉन की संख्या को आप घटा देंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा 146, जो कि आपका न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछता तो 92 करते, लेकिन न्यूट्रॉनों की पूछा है तो 146 होगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। वायु में कौन सी ऊर्जा होती है। वायु, देखिए एयर में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो केवल गतिज ऊर्जा। यार वायु स्थिर थोड़ी रहता है, वो तो गति करते रहता है, तो गति करते रहेगा यानी उसमें गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 12 mv², ठीक है, 12 mv² साथियों, जो कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर ही निर्भर करता है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरेन्काइमा किस प्रकार का उत्तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेरेन्काइमा जो होता है ना, ये एक सरल स्थायी उत्तक होता है साथियों, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सरल स्थायी उत्तक। दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यानी मान लेते हैं यहाँ एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, यहाँ भी एक प्लेन मिरर है, बीच में कोई भी चीज़ आप खुद खड़े हो गए मान लीजिए, तो आपके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे दोनों तरफ से। अनंत भाई, इन्फिनिटी, आप गिन ही नहीं सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा संघ का जंतु है जिस जंतु के शरीर में छिद्र यानी छेद पाया जाता है। करेक्ट आएगा पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है। इनमें से कौन सा जीव है जिसमें रक्त तो नहीं होता है लेकिन किंतु वो सांस लेता है। याद रखना हाइड्रा में। हाइड्रा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा किस विधि से अपना प्रजनन करता है, ये बड़ा पूछा जाता है, याद रखना बडिंग यानी मुकुलन विधि से अपना प्रजनन करता है हाइड्रा, ठीक है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वह कौन सा है। तो ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसको बैटरी कहते हैं। याद रखना बैटरी ही करेगा ना ये। आगे देखिए नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है। तो साथियों कोशिका का जो जीवित अंश होता है ना उसको जीव द्रव्य बोलते हैं, यानी जिसको आप इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज 1839 में हुई थी। पुरकिंजे साहब ने जो है, माफ करना, इसका नामकरण जो है प्रोटोप्लाज्म, ये 1839 में पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य जो होता है ये किनसे मिलकर बना होता है। देखिए जीव द्रव्य जो होता है ना, ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग उपयुक्त तीनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। साथियों एक कोशिकीय जीव जो होते हैं आमतौर पे जो है ये फ्यूजन, देखिए ये जो है ना साथियों विखंडन विधि से जो है अपना प्रजनन करते हैं। और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण ही अमीबा भी है। इसके अलावा विखंडन नहीं, माफ करना, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ये द्विखंडन विधि यानी बाइनरी फिजन से अपना प्रजनन करते हैं, द्विखंडन विधि से, ठीक है, याद रखना। और अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये तीनों एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। आगे देखिए सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज क्या होता है। साथियों सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और इसका साइज आपसे पूछा जा रहा है जो कि होता है 0.3 माइक्रोमीटर। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 0.3 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी। ध्यान से देखिए, अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी। तो भाई अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज की थी साथियों K.R. पोटर ने। याद रखेंगे K.R. पोटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ये जो अंत प्रद्रव्य जालिका है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और एक होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये खुरदरी होती है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें बसा और लिपिड्स होती है, जिसके कारण ये चिकनी होती है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KR पोर्टर। और अगर आपसे पूछे अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज कब हुई थी, तो याद रखना 1945 में, 1945 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। देखिए कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं, इसको कौन नियंत्रित करता है, तो केंद्रक करता है भाई, ऑप्शन नंबर ए। मुख गुहा किसका एक भाग है। देखिए मुख गुहा जो है ना, ये आहार नाल का ही भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आहार नाल। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे भाई हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, बिल्कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। चार में से देखिए एक तो कृतंक होता है, रदनक होता है, अर्धचवर्णक होता है और चवर्णक होता है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखो दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ए में लिखा है मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 है, बिल्कुल सही है। कृतक व रदनक दांतों की संख्या क्रमशः 8 और 4 है, बिल्कुल ये भी सही है। अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत क्रमशः 8 और 12 है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है। देखिए मानव दंत सूत्र बताइए, मैं कई बार इसका डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप डायरेक्ट याद रखिए 2123/2123। ये होता ये है कि साथियों देखो फिर से आपको बता देते हैं, जो हमारा जबड़ा होता है ना, निचला जबड़ा, ये ऊपर वाला जबड़ा। देखिए ऊपर वाला जबड़ा जो होता है उसमें 16 दांत होता है, नीचे वाले में भी 16 होता है। इसको बीच में काट देंगे अगर हम, तो यहाँ पर 8 दांत, यहाँ पर 8 दांत, यहाँ पर 8 दांत, यहाँ पर 8 दांत। याद रखना जो 8 दांत यहाँ पर होता है वही 8 दांत इस साइड भी होता है, जो 8 दांत इस साइड होता है वही 8 दांत इस साइड भी होता है। तो ये जो 8 दांत होते हैं ना, इस 8 दांतों में अगर हम बात करें, ये जो 8 दांत होते हैं, देखिए ये 8 दांत जो होते हैं, इधर 8 और इधर 8, ठीक है। तो ये जो 8 दांत होते हैं, इसमें से देखिए पहले के जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं कृतंक, उसके बाद एक जो नुकीला होता है वो होता है रदनक, उसके बाद 2 जो होते हैं ना वो होते हैं देखिए अग्रचवर्णक, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, और बाकी के 3 जो होते हैं ना वो होते हैं चवर्णक यानी मोलर। देखो गिन के देखो 8 दांत हुए ना, यही 8 दांत यहाँ भी होंगे, ऊपर वाले जबड़े में भी 8 यहाँ सेम दांत यही होंगे और यही सेम दांत यहाँ पर होंगे। तो इसी से हम सूत्र निकालते हैं कि 2 हो गए कृतंक, 1 आपका रदनक, 2 हो गया आपका प्रीमोलर और 3 हो गया मोलर, ठीक है। तो ये इसी से हम दंत सूत्र निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो उपयुक्त तीनों। कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक मात्रा में होता है 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, बाकी के 5% कैल्शियम फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है, देखिए ए में यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बिल्कुल। यह एक प्रोटीन है, यह गलत है। यह एक उत्तक है, यह सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गलत, क्योंकि इनेमल प्रोटीन नहीं उत्तक है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य, यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ये भी सही है। ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है। अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए जो अग्नाशयी रस होता है ना, इसका पीएच मान 8 होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखना। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो प्रोटीन जो हम लेते हैं उसका पाचन आमाशय से शुरू होता है, पेट से, स्टोमक से। और यही अगर आपसे पूछा जाता कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो याद रखना मुख से। देखिए जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है, कई बार आपको बता चुके हैं कि जल और खनिज का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है, देखिए ए में लिखा है लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, बिल्कुल सही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यह भी सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, यह भी सही है। डी में लिखा है समलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, यह गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यकृत यानी लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है।
ए में लिखा है यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्त रस जमा रहता है, बिल्कुल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। माफ करना, कौन सा सही है? तो उपयुक्त तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो ग्रास नली साथियों, जो भोजन हम मुख से लेते हैं, मुख से जो भोजन हमारे पेट तक पहुंचता है, वो जो नली है इसको हम ग्रास नली बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ईसोफेगस के नाम से जानते हैं और इसकी कुल लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? तो मनुष्य की अगर हम बात करें तो देखिए, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, इन सभी का पाचन होता है, कैरोटीन का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा का पाइसीकरण किस में होता है? देखिए, जो वसा होता है ना, उसका पाइसीकरण पित्त के द्वारा होता है। पित्त में पित्त रस जो निकलता है ना, उससे वसा का पाइसीकरण होता है। तो पित्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के भाग कौन से हैं? देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम। हिंदी में ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और शेषांध्र। हिंदी वाले नाम बड़े कठिन है, अंग्रेजी वाले याद रखना, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों करेक्ट होगा। थैलीनुमा, देखो थैलीनुमा अमावट की बनावट कैसी? आमाशय होगा, माफ करना। थैलीनुमा जो आमाशय होती है ना, हमारे पेट को आमाशय कहते हैं, ठीक है। इसकी बनावट कैसी होती है? देखो, ये स्टोमक है, पेट है, आमाशय है। इसका बनावट कैसा है? आप देख रहे हो ना, जे आकार का है ना, तो अंग्रेजी के जे आकार की। तो ऑप्शन नंबर बी जे आकार करेक्ट आंसर होगा। छोटी आंत से संबंधित कौन सा सही नहीं है? देखिए, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी है, बिल्कुल सही है ये। छोटी आंत के 3 भाग है, ये भी सही है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। जेजुनम जो है ये छोटी आंत का मध्य भाग है, ये भी सही है। छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है, नहीं। छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी भाग है ना, उसको डुडेनम बोलते हैं। इलियम तो सबसे निचला वाला भाग है, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? तो उल्टा यू यानी इस प्रकार की आकृति किसकी होती है? बड़ी आंत की होती है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिग इंटेस्टाइन की। देखिए, अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशय की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा तीनों। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला जो लार एंजाइम है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, एमाइलेज। तो साथियों, ये 57 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो हमारे लिए एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका पेपर, साथियों आपका सिटी वगैरह, जिनका सिटी अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप लोग बताना कि सर मेरा अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जो करेंट अफेयर्स की क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, जो करवाऊंगा और जो करवा रहा हूं, वो आप ज़रूर देखना। डायरेक्ट आपके पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।